गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम इंडियन हिस्ट्री में मुगल एम्पायर की एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। हमने पिछली वीडियो में दो मुगल एम्पायर्स के बारे में तीन स्टार्टिंग से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम इंडियन हिस्ट्री में आपके लिए मुगल एम्पायर की एक और वीडियो लेके आए हैं। हमने पिछली वीडियोस में तीन मुगल एम्पायर्स के बारे में पढ़ चुके हैं अब तक, जिनमें से हमारे बाबर हैं, फिर हुमायूं और उसके बाद अकबर। हमने इन तीनों को बड़ी डिटेल में पढ़ लिया। आज हम तीन और मुगल एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से हमारे जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब जिनको लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर भी कहते हैं। और इनकी जो रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। इन्होंने काफ़ी जगह काफ़ी सारे मंदिर तोड़े, काफ़ी टैक्सेस लगाए नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, और इन्होंने फोर्सफुल कन्वर्जन या फिर एग्जीक्यूशंस में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। हमारे आखिरी ग्रेट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब। हम इस वीडियो में बड़ी ही डिटेल में पढ़ेंगे इन तीनों एम्पायर्स के बारे में, कि इन तीनों एम्पायर्स के दौरान कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, और इनके दौरान कंपनी हमारी ब्रिटिश इंडिया कंपनी कौन से ऑफिसर्स आए थे, उनके साथ इनकी क्या एग्रीमेंट साइन हुए थे, और इन इन सभी तीनों रूलर्स के बाकी स्टेट्स के साथ कैसे संबंध थे, अपने पड़ोसी स्टेट्स के पड़ोसी मुल्कों के साथ कैसे संबंध थे, कौन से मुल्क के साथ कब कौन से पीरियड में इन्होंने जंग करी, वॉर करी। इसलिए मुगल एम्पायर को इनके इन तीन किंगडम्स को, तीन किंग्स को समझने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। अब जिससे पहले हम आगे आने वाले मुगल एम्पायर्स की बात करें, हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अब तक हम मुगल एम्पायर में कहाँ तक पहुँचे हैं। मुगल एम्पायर जो कि स्टार्ट किया गया था बाबर के द्वारा, बाबर जिन्होंने 1526 में पानीपत वन की वॉर लड़ी, और उसी के साथ इब्राहिम लोदी यानी आखिरी लोदी किंग को, आखिरी दिल्ली सल्तनत के किंग को हरा के दिल्ली सल्तनत को मुगल एम्पायर से रिप्लेस कर दिया गया। जहाँ पे पहले दिल्ली सल्तनत का रूल था, उसकी जगह अब मुगल एम्पायर का रूल आ गया था इंडिया में। इन्होंने फिर 4 वॉर लड़ी थी, हर साल एक वॉर। 29 में इन्होंने 1529 में अपनी आखिरी वॉर लड़ी थी, और उसके बाद एक साल इन्होंने सत्ता का सुख भोगा और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 30 में। इनके बाद सक्सीड करते हैं हुमायूं। हुमायूं जो कि स्टार्टिंग में तो आसानी से सक्सीड कर लेते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है ब्रदर्स के बीच में, पर वह बंगाल का गवर्नर यानी शेरशाह सूरी रिवॉल्ट कर देता है हुमायूं के खिलाफ, रिवॉल्ट कर देता है। और वो जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते, पहले वो बंगाल जीतता है, बंगाल का चौरस एरिया होता है वहाँ पे जीतता है जो बक्सर के पास है, वो जीतता है। फिर कन्नौज जीतता है, और कन्नौज जीतने के बाद हुमायूं को भगा देता है 40s में। 1540 में वो वॉर लड़ी जाती है कन्नौज की, जिसमें हुमायूं को 15 साल की एग्जाइल पे भगा देता है। वो भाग जाता है हुमायूं, और 15 साल बाद यानी 1555 में वापस लौट के आता है हुमायूं, और पानीपत की दूसरी वॉर हुमायूं वापस लौट के आता है 1555 में, और काफ़ी सारी छोटी छोटी वॉर्स लड़ता है अपनी वापस किंगडम को, मुगल एम्पायर को रिवाइव करने के लिए। ये काफ़ी सारी वॉर जीत जाता है। उसके बाद एक साल तक रूल करता है हुमायूं। एक साल बाद ये एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है हुमायूं की, अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। इसका क्या रिजल्ट होता है कि उस समय जो इनका सन होता है, उनका एक ही सन होता है अकबर, जो कि 14 एज का होता है, एक माइनस सन होता है। माइनस सन होने के कारण उनका क्लेम, जो थ्रोन पे क्लेम होता है, वो इतनी आसानी से कर नहीं पाता है। और एक हेमू नाम का किंग बीच में आ जाता है, हेमू जो कि जिसने विक्रम आदित्य का स्टेटस भी लिया था, और उसने सभी मुस्लिम और हिंदू किंग्स को यूनाइट करके अपने आप को विक्रमादित्य या फिर महाराजा डिक्लेयर कर देता है इंडिया का। अकबर, जिसको बैरम खान का सपोर्ट हासिल था, बैरम खान इसका अकबर का जनरल था, बैरम खान के साथ अकबर वापस आ जाता है 1556 में वॉर करने हेमू के साथ। फिर 1556 में पानीपत की दूसरी वॉर लड़ी जाती है। ये पानीपत हरियाणा में एक एरिया है जहाँ पर 3 बार वॉर लड़ी गई। पहली वॉर लड़ी गई थी बाबर के साथ, दूसरी वॉर लड़ी गई थी अकबर ने, और तीसरी हम बढ़ेंगे कि मराठाओं के साथ वॉर लड़ी थी अफगानियों ने, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले 1556 में पानीपत 2 वॉर लड़ी गई, जिसमें अकबर जीत जाता है, हेमू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में मार दिया जाता है। फिर अकबर करीब करीब 50 साल के लिए आराम से पूरे नॉर्थ इंडिया पे रूल करते हैं।
काफ़ी सारे एक्सपेंशंस करते हैं, बहुत सारी बैटल्स लड़ते हैं और काफ़ी सारी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ होती हैं। रिलीजियस टॉलरेंस बहुत ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट होते हैं अकबर और इतने ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट होते हैं कि जो गोल्डन टेम्पल है, ऐसा माना जाता है कि गोल्डन टेम्पल की ज़मीन है, वो अकबर ने ही दी थी सिक्स के गुरुओं को। अकबर ने वो ज़मीन मुहैया करवाई थी कि तुम यहाँ पे अपना गोल्डन टेम्पल बना लो और वो सपोर्ट करता था। अकबर ने जो है एक फ़तेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना भी बनाया था, जहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते थे, आपस में डिस्कशन करते थे। फिर 50 साल के बाद जब अकबर की डेथ हो जाती है, बड़ी ही पीसफुल तरीके से अकबर की डेथ होती है और उनको सक्सीड करते हैं उनके बेटे जहांगीर। हम देखेंगे कि सिर्फ अकबर ही हैं जिनकी पीसफुल डेथ होती है, कोई भी विवाद नहीं होता सक्सेशन में, आराम से अकबर के बाद सबको पता था उनके एल्डेस्ट सन यानी जहांगीर सक्सीड करेंगे उन्हें। ये जहांगीर उनके एल्डेस्ट सन थे और ऐसा माना जाता है इनके जितने बाकी जितने भी सन्स थे, वो किसी न किसी बीमारी से या फिर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम के कारण मर जाते हैं, सिर्फ जहांगीर ही बचते हैं, इससे कोई भी विवाद नहीं होता है। अकबर के बाद आराम से जहांगीर सक्सीड कर जाते हैं 1605 में। कोई भी रिवॉल्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। जहांगीर जिनको हम सलीम भी बोलते हैं, सलीम क्यों बोलते हैं हम जहांगीर को? क्योंकि अकबर को अकबर ने ब्लेसिंग ली थी एक सूफ़ी संत से जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, उनसे ब्लेसिंग के कारण ही सलीम यानी जहांगीर का जन्म होता है, इसलिए इनका नाम सलीम भी रखा जाता है। और जहांगीर ने पूरी तरीके से उन सभी पॉलिसीज़ को अपनाया था जो अकबर की पॉलिसीज़ थी। यानी रिलीजियस टॉलरेंट रहना, हिंदू राजघरानों में मैरिज करना और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ अकबर की थी, इन्होंने पूरी तरीके से उनको कॉपी करने की कोशिश करी है। वो बात अलग है, जहांगीर इतने ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट हो नहीं पाते जितना वो कोशिश करते हैं। वो बाद में जाके कई सारे एग्ज़ीक्यूशंस या फिर कई सारे गलत डिसीज़न्स भी लेते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, इनकी मैरिजेस के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने 3 मेन मैरिजेस करी थी, जिनमें से सबसे पहली राजा भगवान दास की डॉटर के साथ करी थी। राजा भगवान दास की डॉटर जिनका नाम मानबाई था। ये इनकी फर्स्ट मैरिजेस, मतलब इन्होंने मैरिजेस तो बहुत सारी करी थी, पर 3 जो इम्पोर्टेंट क्वीन्स थी उनका नाम हम डिस्कस करेंगे। पहली थी मानबाई, भगवान दास की जो डॉटर थी, भगवान दास, जो कि इनके मैटरल अंकल भी थे, यानी अकबर के समधी थे भगवान दास, उनकी डॉटर के साथ इन्होंने मैरिज करी। फिर इन्होंने दूसरी मैरिज करी थी उदय सिंह के साथ, उदय सिंह की डॉटर के साथ, जिनका नाम जगत था। इनकी इन वाइफ का नाम जगत था और जगत के ही द्वारा इन्हें शाहजहाँ का पुत्र, शाहजहाँ का प्राप्ति होती है। शाहजहाँ या फिर खुर्रम इनके पुत्र का नाम होता है, जगत में क्वीन के साथ, जिन जो आगे जाके इनको सक्सीड करते हैं, जहांगीर के बाद सक्सीड करते हैं शाहजहाँ। और इनकी तीसरी क्वीन थी नूरजहाँ। नूरजहाँ, जो कि ना कि सिर्फ इनकी क्वीन थी बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती थी। इनका पॉलिटिक्स में और और जहांगीर के पूरे पॉलिसीज़ या फिर उनकी पूरी तरीके से उन पर कंट्रोल काफ़ी अच्छा था। इतना ज़्यादा कंट्रोल था कि कि इतना ज़्यादा अच्छा था कि इन्हें बादशाह बेगम का स्टेटस दिया गया था, बादशाह बेगम का। ऐसा बोला जाता है कि स्टार्टिंग में तो जहांगीर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थे, उन्होंने काफ़ी सारी वॉर लड़ी थी, काफ़ी अच्छे से जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सँभाल रहे थे। पर आगे जाके जहांगीर बीमार पड़ जाते हैं,
काफ़ी इनका आखिरी का कुछ साल बीमारी में ही बीतते हैं। उस दौरान नूरजहाँ अपने जो कुछ एलाइज़ के साथ मिलके इस किंगडम को रूल कर रही थी। वो कौन से एलाइज़ थे? एक इनके भाई और इनके पिता, ये दोनों के दोनों दरबार में काम कर रहे थे मुगल एम्पायर के, और उनके ज़रिए मिलके ये जो किंगडम पे अपना इन्फ्लुएंस डाल रही थी और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी जब जहांगीर बीमार हुआ था। और इनकी क्या कहानी है कि नूरजहाँ एक विडो थी। किसकी विडो थी ये? ये शेर अफ़गानी की विडो थी। शेर अफ़गानी जो कि एक मनसूबदार थे मुग़ल एम्पायर में, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी वाइफ़ से शादी कर देते हैं जहांगीर, और नूरजहाँ को उनसे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनके जो इन्फ्लुएंस में इतना ज़्यादा आ जाते हैं कि नूरजहाँ को ये बादशाह बेगम का स्टेटस देते हैं और उन्हें पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और जहांगीर के बारे में बोला जाता है कि जहांगीर जो जस्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि सभी लोगों को, गरीब हो या अमीर हो, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। इसलिए इन्होंने जंजीरें अदल भी लगाई थी अपने आगरा के फोर्ट में। एक सोने की घंटी सोने की चेन से बंधी हुई, जो कि बहुत ही दूर तक जिसकी आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसा बोला जाता है कि उसकी घंटी की आवाज़ पूरे महल में गूंज जाती थी, जिसके कारण अगर किसी को भी जस्टिस चाहिए होता है, किसी को भी फरियाद लेके आता था कोई भी फरियादी, तो बस वो जंजीरे अदल को बजा देता था और जहांगीर को पता चल जाता था कि कोई आया है मुझसे इंसाफ की गुहार लेके। जहांगीर की सबसे बड़ी गलती जो मानी जाती है, वो कि इन्होंने गांधार का एरिया हार गए थे जहांगीर। गांधार जो पर्शिया से पर्शियन किंग ने हमला कर दिया था मुगल डायनेस्टी पे, और वहाँ से गांधार का यानी अफ़गानिस्तान का एरिया लूज़ कर गए थे जहांगीर। ये इनकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। गांधार को लूज़ करना, उसका गांधार का लॉस करना। और इन वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद है, अपने आप को दिखाना चाहते थे कि मैं कितना इंसाफ करता हूँ। पर इन्होंने गुरु अर्जुन देव को एग्जीक्यूट कर दिया था। तो बोला जाता है गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के बहुत ही पवित्र गुरु हैं, उनको मार दिया था, उनको एग्जीक्यूट करवा दिया था। उनको उनके सामने 2 ऑप्शन दिए थे, या तो तुम धर्म परिवर्तन कर लो या फिर तुम्हें हम मार देंगे। अर्जुन देव ने मना कर दिया धर्म परिवर्तन से, इसलिए उनको मार दिया गया था। तो फिर ये हमें दर्शाता है कि जहांगीर इतने ज़्यादा टॉलरेंट भी नहीं थे अकबर की तरह। वो अब कोशिश तो करते थे अकबर के पदचिह्नों पे चलने की, पर वो चल नहीं पाते थे इतनी ज़्यादा। और दूसरी इनके बारे में है कि इनकी कब्र जो है वो लाहौर में इनका टॉम्ब है। क्यों है इनका लाहौर में टॉम्ब? क्योंकि इन्होंने अपना जीवन का ज़्यादातर टाइम लाहौर में बिताया था। वहाँ के गार्डन्स और वहाँ के आर्किटेक्चर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे जहांगीर, इसलिए इनकी कब्र बाद में इन्हें लाहौर में ही दफना दिया गया था। और जहांगीर की जो बुक है ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम है तुजुकी जहांगीर। ये पर्शिया में लिखी गई एक किताब है। जैसे कि बाबर की किताब थी तुजुकी बाबरी, ऐसे ही जहांगीर की भी किताब है तुजुकी जहांगीर। अब इनके टाइम में कौन से ट्रैवलर्स आए थे, ये भी अक्सर पूछा जाता है। इनके टाइम जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंडिया में सबसे पहली बार जिन्होंने कदम रखा था, वो इन्हीं के टाइम पे रखा था। मतलब अकबर के टाइम पे भी आ गए थे ब्रिटिशर्स, उनके जो एम्बेसडर्स आ गए थे, पर उन्होंने उस समय ब्रिटिश के एम्बेसडर आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। जो कंपनी फॉर्म हुई थी वो 1600 में फॉर्म हुई थी। जैसे हम सबको पता ही है कि 1600 एडी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और उसके बाद जो उनके सबसे पहले जो उनके जो ऑफिसर आए थे, वो जहांगीर के टाइम में ही आए थे, और उनको जो परमिशन दी गई थी फैक्ट्री लगाने की, वो भी जहांगीर के द्वारा ही दी गई थी। सबसे पहले आए थे सर विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे सबसे पहले। इन्होंने परमिशन नहीं मांगी थी फैक्ट्री की, ये बस आए थे मुआयना करने ट्रेड की
ट्रेड की जो नेगोशिएशन करने की, कैसे ट्रेड करना है, उस ट्रेड के लिए क्या हिसाब किताब होगा, कौन से पोस्ट से हम आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मुआयना करने आए थे कैप्टन हॉकिंस। पर जो ट्रेड की परमिशन लेने आए थे सबसे पहले, उनका नाम है थॉमस, सर थॉमस। उन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन मांगी थी। स्टार्टिंग में तो इन्हें मना कर दिया था, जहांगीर ने स्टार्टिंग में मना कर दिया, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम यहाँ पे फैक्ट्री लगाओगे सूरत के पोर्ट में, तुम कहीं अपनी आर्मी ना ले आओ, मेरा इन्फ्लुएंस, अपना इन्फ्लुएंस ना डाल दो। पहले तो मना कर दिया, पर बाद में इनके इन्फ्लुएंस में आगे जहांगीर इनकी बातों में आ गए कि प्रॉफिट देख के कि अरे अच्छा चलो फैक्ट्री आ रही है, एफडीआई आ रहा है, कुछ फ़ायदा ही होगा मेरे देश का, मुझे पैसे भी चाहिए ही, चलो ठीक है अलाउ कर देता हूँ तुम्हें, मुझे पैसे दे देना, मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा। फिर सर थॉमस को लेटरली अलाउ कर दिया था सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए। और जो सर थॉमस है, ये रिप्रेजेंटेटिव थे किंग जेम्स के, किंग जेम्स वन के। किंग जेम्स वन जो कि उस समय के इंग्लैंड के किंग थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे सर थॉमस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, कि मुझे फैक्ट्री लगाने दो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इनके टाइम में एक और ट्रैवलर आए थे, इटालियन ट्रैवलर भी आए थे, पिटेक्सा। पिटेक्सा एक, मतलब आप देखो कि कितने सारे यूरोपियन ट्रैवलर्स आए थे। ये 1600 से स्टार्ट हो गए थे, 1600 एडी से यूरोप का दौर स्टार्ट हो गया था। अब पूरी दुनिया में यूरोप अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, सारी यूरोपियन कंट्रीज इधर उधर अपना हाथ मार रही थी। और जब पिटेक्सा आते हैं तो वो बताते हैं अपने वर्णन में कि यहाँ पे इंडिया में पहले से टबैको की जो है खेती हो रही है, टबैको का प्रोडक्शन हो रही है, और वो पोर्चुगीज के द्वारा टोबैको बनाया जा रहा है। टोबैको पोर्चुगीज बना रही थी, जो कि जिन्होंने स्टार्ट किया था जहांगीर के टाइम में ही। टोबैको की प्रोडक्शन इंडिया में सबसे पहली बार स्टार्ट हुई थी, जो कि पोर्चुगीज अपने साथ लेके आए थे इंडिया में। जहांगीर के बाद शाहजहाँ का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। शाहजहाँ जो कि सन थे जगत क्वीन के, जगत जो कि एक हिंदू प्रिंसेस थे जिन्होंने जहांगीर के साथ शादी करी थी। उदय सिंह इनके पिता का नाम था, और इन्हें एक पुत्र हुआ था जिनका नाम शाहजहाँ या फिर खुर्रम, इन्हें खुर्रम भी कहा जाता है। इनका असली नाम वैसे खुर्रम था, तो बाद में जाके इनका नाम शाहजहाँ पड़ा। और इनको जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी अपने सक्सेशन के लिए, अपने पावर जहांगीर के बाद अपने खुद को तख्त पे बिठाने के लिए। क्यों इन्हें स्ट्रगल करनी पड़ी थी? क्योंकि जब जहांगीर बीमार हो गए थे, तो उस दौरान जो है नूरजहाँ का कब्जा हो गया था पॉलिटिकली। नूरजहाँ जो है कंट्रोल कर रही थी एम्पायर को। स्टार्टिंग में तो नूरजहाँ और शाहजहाँ की अच्छी अलायंस थी, पर फिर जहांगीर ने जो है शाहजहाँ को बोल दिया कि तुम जाओ और गांधार वाले एरिया को जीत के आओ, जो गांधार में प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। पर शाहजहाँ ने सोचा कि अभी जहांगीर जो बीमार है, अगर मैं इस समय पे गांधार में चले जाऊंगा, तो अगर मेरे पीछे से अगर जहांगीर मर गया तो फिर मुझे सत्ता नहीं मिल पाएगी, कोई और सत्ता पे आ जाएगा। तो शाहजहाँ ने जो है कुछ और ही कर दिया। शाहजहाँ ने वहाँ पे गांधार में जाने की जगह जहांगीर पे अटैक कर दिया, अपनी सेना लेके जहांगीर पे हमला कर दिया। ये फिर जगह-जगह इन्होंने वॉर करी थी। स्टार्टिंग में इन्हें वॉर में थोड़ी हार का सामना करना पड़ा, पर आखिरी में इन्होंने जो है हरा दिया जहांगीर के दूसरे बाकी सभी बेटों को, हरा के खुद बन गए थे किंग। जब तक जहांगीर भी मर गए थे, शाहजहाँ ने कभी जहांगीर को मारा नहीं, ये बात याद रखना। शाहजहाँ ने जहांगीर को नहीं मारा, जहांगीर अपने आप ही बीमारी से मर गए थे। और जब तक जहांगीर आते शाहजहाँ तक, जब तक उनकी डेथ हो गई थी। और इन्होंने इनकी जो मैरिज हुई थी, वो जो है अर्जुमा बानो से हुई थी। अर्जुमा बानो बेगम, जो कि डॉटर थी आसिफ खान की। ये आसिफ खान, एक आसिफ खान जो अकबर के समय में भी था, अकबर का जनरल, जिसने बाद में जाके बगावत कर देता है अकबर से, इसको जो है मार देता है अकबर आसिफ खान को। पर ये दूसरा वाला आसिफ खान है, ये आसिफ खान नूरजहाँ का भाई था। जहांगीर की फेवरेट जो बीवी थी नूरजहाँ, उसका भाई आसिफ खान था। और आसिफ खान की बेटी थी
अज़ुमा बानो बेगम, जिसने शादी करी थी शाहजहाँ से। इसलिए इसका क्या रिजल्ट हुआ कि आसफ खान ने जो है शाहजहाँ का साथ दिया था बैटल ऑफ सक्सेशन में। जो बैटल हुई थी जहांगीर के बाद, उसमें आसिफ खान ने साथ दिया था शाहजहाँ का, और नूरजहां ने साथ दिया था बाकी किसी और सन का, किसी और स्टेप सन का साथ दिया था कि तुम्हें मैं राजा बना दूंगे इस जहांगीर के मरने के बाद। और जो शाहजहाँ का पीरियड है उसे गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर भी कहते हैं, या फिर गोल्डन एज ऑफ मेडिवियल इंडिया भी कहते हैं। जो गोल्डन एज ऑफ इंडिया है वो जो गुप्ता का पीरियड है, जो गोल्डन एज ऑफ ओवरऑल इंडिया है वो गुप्ता का पीरियड है। और गोल्डन एज ऑफ मेडिवियल इंडिया, सिर्फ मेडिवियल इंडिया में जो गोल्डन एज है वो शाहजहाँ के पीरियड को ही कहते हैं, क्योंकि इस दौरान काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स बने, जैसे कि हम जानते ही हैं ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोदी मस्जिद। जामा मस्जिद और मोदी मस्जिद भी इन्हीं के द्वारा शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई थी। इनको आर्किटेक्चर का बहुत ही ज़्यादा शौक था। इन्होंने ऐसे कहते हैं उस दौरान फेमाइन भी आ रहा था, पर इनकी जो इच्छाएं थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। एक के बाद एक ये आर्किटेक्चर बनाए जा रहे थे। इनका तो ये भी प्लान था कि जैसे वाइट ताजमहल है उसी के सामने मैं एक ब्लैक ताजमहल भी बना दूंगा। इससे जो सारा खजाना था वो सारा खजाना खत्म होता जा रहा था। बाद में जाके शाहजहाँ जो उस एरिया को, अफगानिस्तान के एरिया को जीत भी लेते हैं। हमारा गांधार का जो एरिया है उसको जीत लेते हैं खुर्रम या फिर शाहजहाँ। हमने देखा था कि जहांगीर की सबसे बड़ी जो फेलियर था कि उन्होंने अफगानिस्तान वाले एरिया को गंवा दिया था पर्शिया के हाथों, पर शाहजहाँ ने उसको वापस जीत लेते हैं, उस पर अपना कंट्रोल वापस ले आते हैं और ये डेक्कन प्लेट्यू में भी एक्सपेंशन करते हैं। डेक्कन प्लेट्यू में ये अहमदनगर पर कब्जा कर लेते हैं। अहमदनगर जो वन ऑफ द बहमीनी किंगडम था उसको कब्जा लेते हैं, और बाकी बचे हुए दोनों बहमीनी किंगडम इनको अपना ओवरलॉर्ड मान लेते हैं। इनके दरबार में जाके हाजिरी लगा देते हैं कि भाई हमें छोड़ दो, हमें माफ़ करो, हम तुम्हारे यहाँ पे हाजिरी लगवा देंगे। जो कि जो दो किंगडम थे वो थे, ये तो विजयपुर और गोलकोंडा। विजयपुर और गोलकोंडा जो इनको ओवरलॉर्ड मान लेते हैं, और अहमदनगर को ये हरा के पूरी तरीके से जीत लेते हैं। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले अहमदनगर पे अकबर ने वॉर करी थी। अकबर ने बीवी से वॉर करी थी अहमदनगर की, और नॉर्थन अहमदनगर को कब्जा लिया था। तो पूरी तरीके से तो अहमदनगर को अपने अंदर समाते हैं वो शाहजहाँ है। और अहमदनगर के बाद बाकी डेक्कन प्लेट्यू के बाकी किंगडम्स भी उनको जो है उनके सामने अपना सिर झुका देते हैं। इनके समय में काफ़ी सारे ट्रैवलर्स भी आए थे, जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, इनकी जो वो है, इनकी एक मकबरा है, वो तो सबको पता ही है कि ताजमहल में इनका मकबरा है। नूरजहाँ के इनके ताजमहल में ही मकबरा है अपनी बेगम के साथ। और इनके साथ इस टाइम में जो ट्रैवलर्स आए थे, उनमें से दो तो फ्रेंच ट्रैवलर्स आए थे, जिनका नाम था बैरनियर और ट्रेवनियर। बैरनियर और ट्रेवनियर, ये तो दो दो फ्रेंच थे। काफ़ी सारे ट्रैवलर्स आए थे इनके दौरान, पर जो मेन है वो एक तो फ्रेंच ट्रैवलर्स हैं, और एक है इटालियन, निकालो मुंची। और एक ट्रेडर भी आते हैं पीटर नाम के। ये पीटर ट्रेडर्स ये बताते हैं कि उस दौरान शाहजहाँ के दौरान एक फेमाइन भी आ रहा था इंडिया में। ये अपने वर्णन में, अपनी किताब में इस बात का वर्णन करते हैं। दो तो फ्रेंच ट्रैवलर्स आते हैं, तो फ्रेंच ट्रैवलर आते हैं जिनमें से होते हैं बर्नियर और ट्रेवनियर। और एक इटालियन आता है, एक ब्रिटिश आता है। इटालियन का नाम होता है निकेलो
निकालो मनुची। और ब्रिटिश, जो कि एक मर्चेंट होता है और अपनी किताब भी लिखता है आगे जाके, उनका नाम होता है पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो कि एक मर्चेंट भी होता है और आगे जाके अपनी किताब भी लिखता है। और पीटर मुंडी बताते हैं कि शाहजहाँ के दौरान एक फेमाइन आया होता है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा होता है, खाने की कमी हो जाती है। पर शाहजहाँ को तो अपनी आर्किटेक्चर में ही मसरूफ होता है, एक के बाद एक आर्किटेक्चर बना रहा होता है। ताजमहल पहले ही बना चुका, अब दूसरा ताजमहल भी बनाने वाला है। और जो ताजमहल बनाया था शाहजहाँ ने, इसकी कब्र भी वही है। और ये अपनी बेगम की याद में बनाया था। इसकी जब वाइफ की डेथ हो जाती है, मुमताज़ महल की, मुमताज़ महल की डेथ के बाद उनकी याद में शाहजहाँ जो है ये बनाते हैं। और ये मुमताज़ महल वही है, आसिफ खान की जो बेटी थी, उन्हीं को हम मुमताज़ महल कहते हैं। क्योंकि मैंने बताया था ना, अर्जुमंद नाम था जिनका, अर्जुमंद बानो। ये याद करने की बात है, मुमताज़ महल का नाम अर्जुमंद बानो था, असली नाम इनका अर्जुमंद बानो था। बाद में शाहजहाँ ने इनका नाम रखा मुमताज़ महल। और इनकी डेथ के बाद जो, और ये जो डॉटर है हमारी आसिफ खान की, आसिफ खान जो कि नूरजहाँ का भाई था। जहांगीर की बेगम नूरजहाँ, नूरजहाँ का भाई आसिफ खान, आसिफ खान की बेटी मुमताज़ महल, मुमताज़ महल जो कि वाइफ है शाहजहाँ की। और शाहजहाँ की वाइफ थी, जिसके कारण ही आसिफ खान ने मदद करी थी शाहजहाँ को बैटल ऑफ सक्सेशन में। ये जो ताजमहल है, इसी में शाहजहाँ की और मुमताज़ महल की दोनों की साथ में कब्र खोदी गई है। और जो इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन, इतना ज़्यादा जो खर्चा कर रहा था अपनी मॉन्यूमेंट्स बनाने में, ये जो इसके बेटे यानी औरंगजेब को बात पसंद नहीं आई। औरंगज़ेब को ये बात पसंद नहीं आई और उसने हमला कर दिया शाहजहाँ के खिलाफ। इसने शाहजहाँ के खिलाफ हमला कर दिया और शाहजहाँ को बंदी बना के उसी ताजमहल के सामने वाले एक महल में नज़रबंद कर दिया आजीवन के लिए। शाहजहाँ को कब्जाया और शाहजहाँ को जो हराया, पहले उसके बेटों को हराया, बाकी बेटों को हराया, मार डाला। शाहजहाँ को बंदी बनाया ताजमहल के सामने वाले किले में, ताकि वो ताज अपनी बची हुई ज़िंदगी को कैद में ताजमहल को देखता रहे। के बाद हमारे सिक्स एम्परर आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब जो कि बैटल ऑफ सक्सेशन के बाद विजयी होते हैं और शाहजहाँ को बंदी बना के हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं उनके बचे कुचे जीवन में। और ये जो औरंगजेब हैं, इन्होंने अपने 3 भाइयों को मार दिया था बैटल ऑफ सक्सेशन के बाद, जो कि थे दारा, सूजा और मुंडा, जिनमें से दारा प्रमुख थे। दारा को ही किंग बनना थे, तीनों चाहते थे कि दारा किंग बन जाए और हम उनके यहाँ जनरल बन जाए, जबकि औरंगजेब खुद को किंग बनाना चाहते थे। इन्होंने डेक्कन से अपनी आर्मी लेके आए थे और दारा को और उनके भाइयों को हरा दिया, खुद राजा बन गए थे। और इनके दौरान बहुत ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा मिलिट्री कॉन्कर कभी भी नहीं देखा गया। एक तो हमने अकबर के दौरान देखा था कि बहुत सारे मिलिट्री कॉन्कर हुए थे, और एक औरंगजेब के दौरान। औरंगजेब ने तो हर डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा मिलिट्री कॉन्कर भी करे और जीते भी। या एक तो कैंपेन करे थे और जीते भी, भले ही वो मारवाड़ का रीजन हो, गोलकोंडा का, विजयपुर का रीजन हो, या फिर अहोम का रीजन हो, पंजाब में सिखिज्म से लड़ रहे थे, मतलब चारों तरह में चल रहे थे। इसका क्या रिजल्ट हुआ कि बहुत सारे विद्रोह भी स्टार्ट हो गए थे इनकी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ को लेके। क्योंकि जैसे अब औरंगजेब फेमस ही हैं अपने इंटॉलरेंसी के लिए। इन्होंने हिंदुज़म पे जो है काफ़ी सारे टैक्स लगाते थे, जजिया टैक्स, जो कि अकबर ने बैन कर दिया था। जजिया टैक्स वापस लौट आता है औरंगजेब के राज में, औरंगजेब दोबारा से जजिया टैक्स लगा देते हैं। काफ़ी सारे टेम्पल्स तोड़ते हैं, जिनमें से सबसे फेमस है विश्वनाथ टेम्पल। विश्वनाथ टेम्पल जो कि वाराणसी में एक टेम्पल है, हिंदुइज्म का बहुत ही ज़्यादा पवित्र टेम्पल था ये विश्वनाथ, जिसको औरंगजेब तोड़ देते हैं। और ये सिख गुरु को भी मार देते हैं, तेज बहादुर,
तेज बहादुर सिखिज्म के जो गुरु हैं, 9वें गुरु, 9वें या और सेकंड लास्ट गुरु तेज बहादुर, उनको भी औरंगजेब मार देते हैं। वही दो ऑप्शन देते हैं, या तो तुम बीफ खा के जो है मुस्लिम इस्लाम को कबूल कर लो, या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। तेज बहादुर कह देते हैं कि मैं इस्लाम को कबूल नहीं करूंगा, मैं सिख पैदा हुआ तो मैं सिख ही मरूंगा। इसलिए औरंगजेब जो है तेज बहादुर को मार देते हैं। इसके कारण जट भी इन पे विद्रोह कर देते हैं, जट, सतनामी, और वहाँ पे मराठा शिवाजी आ जाते हैं। मराठा में शिवाजी और संभाजी, ये दोनों में इनके ही पीरियड में युद्ध करते हैं। जो शिवाजी थे वो तो पहले ही आ जाते हैं, शिवाजी के बाद संभाजी भी आते हैं, संभाजी भी औरंगजेब से लड़ते हैं। और जट्स भी लड़ रहे होते हैं, अहोम्स भी लड़ रहे होते हैं। अहोम्स जो कि प्रेजेंट डे के जो हमारा प्रेजेंट डे का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, असम का एरिया है, वहाँ पे अहोम्स राज कर रहे थे बहुत ही लंबे सालों से, कई सेंचुरी से राज कर रहे थे अहोम्स, 600 से भी ज़्यादा सालों से वहाँ पे राज कर रहे थे। तो फिर वो औरंगजेब को अपना राजा नहीं मानते, उनसे युद्ध कर देते हैं। यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू में भी युद्ध हो रहा है, और मारवा एरिया, मेवाड़ एरिया में भी, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था कि नहीं, मेवाड़ के किंग्स को मार देते हैं तो फिर राजपूत भी इनसे अलग हो जाते हैं, मतलब चारों तरफ से इन्हें विद्रोह का सामना करना पड़ता है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर टूट जाता है, धीरे धीरे टुकड़े हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं एक बार। इनके जो मेन मिलिट्री कॉन्कर्स में से आता है वो है विजयपुर का, और गोलकोंडा का। जैसे कि हमने बताया था आपको, विजयपुर और गोलकोंडा पहले ओवरलॉर्ड मान लिया था शाहजहाँ को, पर पर औरंगजेब को इससे भी शांति नहीं मिली। औरंगजेब का तो मकसद था कि विजयपुर गोलकोंडा को भी कब्जा लूंगा और उसके साथ और नीचे जाऊंगा, मैं साउथ इंडिया की डायनेस्टीज पे भी हमला कर दूंगा। और औरंगजेब ने काफ़ी सारी चीज़ों को बैन कर दिया था, जैसे कि ड्रग्स को, इन्होंने अपने एम्पायर में ड्रग्स को बैन कर दिया था, और जो कॉइन्स हुआ करते थे उन पे कलमा लिखने से बैन कर दिया था। कलमा क्या होता है? जो कुरान की कुछ वर्डिंग्स, कुछ लाइनिंग्स को लिख दिया जाता था सिक्कों पे, इन्होंने वो चीज़ बैन कर दिया। उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि कुरान का कुछ भी तुम जो है कॉइन्स पे लिखो, इनकी कुछ होगी धारणा जिसके कारण उन्होंने कॉइन्स पे कलमा लिखना बैन कर दिया था। और इन्होंने एक फेस्टिवल जो होता था उस समय, नूरज फेस्टिवल को भी इन्होंने बैन कर दिया। इस नूरज फेस्टिवल में जो कोर्ट होता था, जो रॉयल कोर्ट होता था, वहाँ पे सिंगिंग चलती थी, सिंगिंग कंपटीशन टाइप होता था। उस फेस्टिवल को भी औरंगजेब ने अपने टाइम में बैन कर दिया था। ये कुछ बातें थी, ये कुछ रीज़न था जिसके कारण औरंगजेब इतने ज़्यादा नॉन पॉपुलर किंग है। अच्छा, इनकी जो मकबरा है औरंगजेब की, जो टॉम्ब है, इन्हें बाद में मरने के बाद दौलताबाद में दफनाया गया था। दौलताबाद में इनकी एक कब्र है। दौलताबाद वही है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना जो शहर बसाया था, वो डेक्कन एरिया में, उसको दौलताबाद, महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेट्यू के एरिया में जो शहर बसाया दौलताबाद, वहाँ पे इनको दफनाया जाता है। क्योंकि ये आखिरी में इनका टाइम बीतता है वो डेक्कन प्लेट्यू में ही बीतता है। डेक्कन प्लेट्यू में ही अपनी बहुत बड़ी आर्मी, बहुत बड़ा कुंभा लेके चले जाते हैं। इतना बड़ा कुंभा, इतनी बड़ी आर्मी आज से पहले किसी भी मुगल ने एक साथ नहीं देखी थी। ये जो इनका पूरे मकसद के साथ आते हैं कि मैं तो डेक्कन पे रूल करके रहूँगा, डेक्कन क्या, मैं इंडिया की साउथ टिप तक जाके रहूँगा। उस समय शिवाजी और संभाजी से इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी मिल रहा था, क्योंकि उस समय जो संभाजी और शिवाजी तो थे ही, और इन्होंने जो हमला भी कर दिया था, हमला भी कर दिया था। पर मराठाओं को हराना इतना आसान भी नहीं था, कुछ बैटल्स उन्होंने हरा दी थी, पर पूरी तरीके से वो मराठा को ख़त्म नहीं कर पाए थे। और औरंगज़ेब ने अपने आप को एक स्टेटस भी दिया था, जिंदा पीर का। जिंदा पीर जिसका मतलब है लिविंग सेंट, जो अपने आप को एक संत बताते थे। वैसे तो ये जो लोगों को मारते फिरते हैं, हर धर्म के खिलाफ, हर धर्म के गुरुओं को, पवित्र स्थानों को तोड़ते रहते हैं, पर ये अपने आप को जिंदा पीर बोलते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ये मानते थे मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ, मैं मुस्लिम ही रिलीजन है मेरा, और मैं मुस्लिम के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ, इसलिए अपने आपको जिंदा पीर का भी स्टेटस दिया था। ये हो गए हमारे 6
मुगल एम्परर्स। औरंगजेब आखिरी ग्रेट मुगल एम्परर्स थे। इनके बाद जितने भी मुगल एम्परर आते हैं उनके पास नाम पढ़ना ही काफ़ी होता है। उन्हें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। इस इसी के साथ हमारी ये कवर हो जाती है आज की वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 6 मुगल एम्परर समझ में आ गए होंगे। इनकी पूरी डिटेल में हमने जो आज पढ़ी है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। ये आपको मुगल या फिर इंडियन हिस्ट्री से जुड़ी और भी वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें और हमारी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।